नमस्कार दोस्तों, मैं भानु प्रकाश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चर, जिसमें हमने एलिमेंट्री कैनाल और इसके साथ ही डाइजेस्टिव ग्लैंड है उसके बारे में जानकारी ली थी। एज यूजुअल, जैसे कि हमने एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग भाग में उनकी स्पेशलिटी या विशेषताओं के बारे में जानकारी ली थी, उसी के साथ साथ हमने जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है उनके सिक्रीशन है उनके बारे में भी एक सामान्य जानकारी लेते हुए बहुत सी बातें जो है वो सीखी थी। यहाँ उसी वीडियो का दूसरा हिस्सा डाइजेशन से संबंधित हम यहाँ जानकारी लेंगे। सबसे पहले अपने देखेंगे व्हाट इज डाइजेशन। तो एक डेफिनेशन के तौर पर इस बॉक्स के अंदर जो डेफिनेशन दी गई है उसी को हम देखेंगे। डाइजेशन इज द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड molecule into small water soluble simplex food molecule so they can be absorbed into the blood। तो यहाँ इस डेफिनेशन में जो बात बताई गई है उसी बात को हम यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें जो फूड के कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है या फूड के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जटिल अणु है, उनको सरल अणुओं में तोड़ दिया जाता है ताकि शरीर उसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। शरीर का मतलब यहाँ ब्लड जो है उसका संबंध शरीर से ही है। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब बात आती है कि भी डाइजेशन जो प्रोसेस है वो किस तरीके से होती है। ये काफ़ी एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म होता है और इस कॉम्प्लेक्स मैकेनिज़्म के अंदर दो मेन जो मैकेनिज़्म है वो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन, दूसरा होता है इसके अंदर केमिकल या एंजाइमेटिक डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन का एक सिंपल वे में हम एक्सप्लेनेशन देखें या इसकी बात समझने का प्रयास करें तो इसमें होता क्या है, पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जगह जगह हिस्से में हमारे मूवमेंट होने से फूड जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल के अंदर टूटता रहता है। यानी कि फिजिकल तरीके से आहार नाल की दीवार में संकुचन होने की प्रक्रिया से भोजन छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता रहेगा। ये तो हुआ फिजिकल या मैकेनिकल डाइजेशन। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन के अंदर मौजूद जो जटिल या कॉम्प्लेक्स केमिकल या रासायनिक अणु जो होते हैं वो सिंपल तरीके से परिवर्तित हो, इसके लिए बहुत सारे एंजाइम जो है वो रासायनिक रूप से भोजन का डाइजेशन करते हैं। यहाँ हम जो है एक डायग्राम देख रहे हैं। इस डायग्राम में यहाँ जो है अलग अलग हिस्से के अंदर डाइजेशन किस तरीके से होता है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो सलाइवा है वो डाइजेशन का थोड़ा बहुत हिस्सा अपना अदा करती है। फिर बाद में स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस जो है वो डाइजेशन के लिए अपनी भूमिका अदा करता है। फिर लीवर के अंदर जो गोल ब्लैडर है जिससे बाइल जूस सिक्रीट होता है वो डाइजेशन में अपनी भूमिका अदा करता है। और पेनक्रियाटिक जूस यानी कि अग्नाशय ग्रंथि जो है उससे भी सिक्रीट जो एंजाइम है या जो जूस है उससे भी डाइजेशन होता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। हालांकि जो डाइजेशन का जो मुख्य भाग होता है वो हमारे इसी भाग के अंदर जो सिक्रीट सब्सटेंस है उसी से होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। कुछ मात्रा के अंदर डाइजेशन कोलन के अंदर भी होता है, लेकिन बहुत ही रेयरिस्टिक मान सकते हैं उसको। तो इस तरीके से अलग अलग हिस्सों के अंदर एक तरीके से जो डाइजेशन की प्रोसेस हो रही है उसका हमने एक सामान्य परिचय लिया है। अब हम बात करेंगे अलग अलग हिस्सों के अंदर डाइजेशन की प्रक्रिया किस तरीके से होती है। सबसे पहले आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का माउथ या ओरल कैविटी। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर माउथ या ओरल कैविटी के बारे में जानकारी ली थी, ज़्यादा हम इसकी स्ट्रक्चर को यहाँ डिस्कशन नहीं करते हुए जो बेसिक डाइजेशन में इसकी भूमिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे मैकेनिकली फूड इज च्यूड बाय टीथ एंड टंग, यानी कि जीभ की सहायता से और दांतों की सहायता से भोजन को अच्छी तरीके से चबाया जाता है। हमारी टंग का एक काम और भी होता है जो हमारे फूड के टेस्ट यानी कि स्वाद का ज्ञान भी हमें करवाती है। तीसरा यहाँ पर एक काम और भी होता है,
सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे ओरल कैविटी या बकल कैविटी जिसे हम कहते हैं, उसके चारों तरफ 3 जोड़ी सलेवरी ग्लैंड, उससे सलाइवा का सिक्रीशन होता है। सलाइवा फूड में मिलता है यहाँ पर, जिसके कारण फूड जो है वो लुब्रिकेट हो जाता है और एक बॉल जैसी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इस बॉल जैसी स्ट्रक्चर को अपने बोलस कहते हैं। ये फिजिकल रूप से फूड के डाइजेशन की प्रोसेस में होने वाली प्रोसेस है। किसके अंदर? माउथ एंड ओरल कैविटी में। यदि हम बात करें केमिकल डाइजेशन के रूप में, सलाइवा के अंदर एंजाइम पाया जाता है, एमाइलेज एंजाइम, और इस एमाइलेज एंजाइम का काम ये होता है कि जो भोजन के अंदर मौजूद स्टार्च है, उस स्टार्च को सिंपल कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट कर देती है। जैसे कि यहाँ इसमें दिख रहा है पॉलीसेकेराइड स्टार्च, एमाइलेज एंजाइम, और उसको वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। एक और रिएक्शन में हम इसको थोड़ा सिंपल वे के अंदर समझेंगे। स्टार्च जो है वो सलाइवा के अंदर मौजूद एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस में माल्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। माल्टोज डाइसेकेराइड का एग्जाम्पल है। तो यहाँ हमने देखा कि ओरल कैविटी या माउथ के अंदर सलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट सलाइवा से थोड़ा बहुत डाइजेशन होगा। हालांकि स्टार्च का बहुत थोड़ा डाइजेशन होता है। मुख्य डाइजेशन जो है स्टार्च का ड्यूडिनम या ग्रहणी भाग के अंदर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के। इस तरीके से सामान्य जो भोजन जो है यहाँ पर कुछ रासायनिक रूप से यहाँ पचा। एक और महत्वपूर्ण इसके अंदर सलाइवा के अंदर लाइसोजाइम होता है। लाइसोजाइम जो है फूड को निर्जमीकृत या स्टरलाइज करने का काम करता है, और इस स्टरलाइजेशन की प्रोसेस में जो भोजन के अंदर मौजूद बैक्टीरिया है उनको किल करने का काम करता है। मैं आपसे एक यहाँ एक क्वेश्चन पूछूंगा कि लाइसोजाइम जो एंजाइम है बैक्टीरिया को किस तरीके से किल करता है, उसका तरीका क्या है? ये मेरा आपका गृह कार्य जो है वो आप लोग मेरे को वीडियो के अंदर कमेंट के अंदर बताओगे। बात आती है हमारे माउथ एंड ओरल कैविटी के अंदर फूड जो है वो बोलस के रूप में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल के आगे के हिस्सा जो माउथ एंड ओरल कैविटी के बाद में फेरिंग्स होता है। इस फेरिंग्स के अंदर डाइजेशन से संबंधित कोई प्रक्रिया नहीं होती। केवल यहाँ जो बोलस है उसको निगला जाता है, डिग्लूटिनेशन, और पैरासिस्टेलिक मूवमेंट से इसोफेगस से भोजन जो है वो कहाँ चला जाता है? स्टमक में चला जाता है। जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर माउथ से जो है फूड यहाँ इस डायग्राम के अंदर इसोफेगस से होता हुआ स्टमक के अंदर जा रहा है। ये पैरासिस्टेलिक मूवमेंट है। हम बात करते हैं कि डिग्लूटिनेशन या स्वेलिंग की जो प्रोसेस है, इस स्वेलिंग की प्रोसेस में होता क्या है? हालांकि फर्स्ट जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर अलग अलग स्टेजेस दिखाई गई है। बोलस किस तरीके से जो है फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस के अंदर जाता है, तो उसकी अलग अलग स्टेजेस में फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज आपको दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर डिग्लूटिनेशन की प्रोसेस में यहाँ देखेंगे नीचे वाला जो डायग्राम है, इस डायग्राम के अंदर जो बोलस जो आपको दिखाई दे रहा है, इस बोलस का फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस में जाने का तरीका जो है, उस तरीके के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम बोलस को निगलते हैं टंग की हेल्प से, तो ऊपर की तरफ जो अल्वा या लिंगवा जो जिसे हम कहते हैं, वो आंतरिक या इंटरनल नोस्ट्राइल को बंद कर लेगा। इसी तरीके से ये जो आपको दिखाई दे रही है ट्रेकिया, इस ट्रेकिया को एपिग्लोटिस की हेल्प से बंद कर दिया जाता है। यहाँ क्षणिक समय यानी कि कुछ समय के लिए बोलस को जब निकला जाता है तो एक टाइम के लिए रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया रुक जाती है। यदि हमारा ये श्वसन की प्रक्रिया निगलते समय रुके न, तो फूड जो है वो हमारी श्वसन नलिका में जा सकती है और हमारे को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इस तरीके से ये निगलने की प्रक्रिया हुई। हमारे फूड फेरिंग्स से जो है ईसोफेगस से होता हुआ पैरासिस्टेलिक मूवमेंट से स्टमक में पहुंचता है। तो
यहाँ एक्चुअल में किसी भी प्रकार की डाइजेशन की प्रोसेस नहीं हुई है, केवल फूड को निगला गया है और पैरासिस्टेलिक मूवमेंट से सीधा स्टमक के अंदर पहुंचा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके अंदर सबसे आगे का जो महत्वपूर्ण पार्ट है वो है इसके अंदर स्टमक। जैसे कि पिछली लास्ट वीडियो में हमने स्टमक के बारे में बात करी थी। ये जे शेप एक स्ट्रक्चर है जिसमें अंदर की सरफेस के अंदर आपको फोल्ड दिखाई देंगे। लेकिन यहाँ डाइजेशन के रिगार्डिंग बात करें, सबसे पहले मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या होता है? पैरासिस्टेलिक कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि स्टमक की दीवार में कर्माकुंचन गति या पैरासिस्टेलिक मूवमेंट से फूड को अच्छी तरीके से मथा जाता है। लेकिन एक चीज़ और देखें कि ये पैरासिस्टेलिक मूवमेंट जो है वो किस वजह से होता है। यहाँ अपने महत्वपूर्ण बात है कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो जी सेल से सिक्रीट होता है, ये जी सेल जो है आमाशय की दीवार के अंदर या स्टमक की दीवार के अंदर मौजूद एंडोक्राइन नेचर की सेल होती है और इससे सिक्रीट जो हार्मोन है वो पैरासिस्टेलिक मूवमेंट या पैरासिस्टेलिक कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प देती है। इसका दो फायदा है। एक तो जो हमारी स्टमक की दीवार के अंदर गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करने वाली जो ग्लैंड है वो एक तो गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगी, दूसरा अच्छी तरीके से भोजन को और ज़्यादा मात्रा के अंदर मैकेनिकल तरीके से छोटे छोटे टुकड़ों में पीसा जाता है। गैस्ट्रिक जूस भी अच्छी तरीके से मिल जाएगा, साथ में HCl भी अच्छी तरीके से मिल जाएगा। जैसे कि हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं कि गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक जूस के साथ साथ HCl का भी सिक्रेशन होता है। HCl का जैसे कि पीछे हम काम देख चुके हैं, बैक्टीरिया को किल करता है, वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, फूड के हार्ड पार्टिकल को डिजोल्व करने का काम करता है, और सबसे महत्वपूर्ण जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर इनएक्टिव एंजाइम है उन एंजाइमों को एक्टिवेट करने का काम करता है। इनएक्टिव एंजाइम कैसे एक्टिवेट होते हैं उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा सा और देखते हैं कि भी किस तरीके से हमारे मैकेनिकली जो डाइजेशन हुआ है उस डाइजेशन के अंदर अच्छी तरीके से HCl मिल चुका है फूड के अंदर, और साथ ही साथ उसके अंदर एंजाइम गैस्ट्रिक जूस के मिल चुके हैं। अब केमिकल डाइजेशन के रूप में जो स्टमक के अंदर डाइजेशन होगा उसमें सबसे पहले अपने बात करेंगे गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर मिलने वाला एंजाइम है वो है पेप्सिनोजन। यहाँ देखो, पेप्सिनोजन HCl या एसिडिक मीडियम की प्रेजेंस से पेप्सिन एक्टिव फॉर्म के अंदर आ जाता है। ये पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को अनडाइजेस्टेड फॉर्म, प्रोटियोज और पेप्टोन, एक्चुअल में प्रोटीन का डाइजेशन सबसे कॉम्प्लेक्स और एक लंबी प्रोसेस है, और इस कॉम्प्लेक्स लंबी प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है और कई स्टेप होते हैं प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर। प्रोटीन के डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट जो है वो एमिनो एसिड होता है। यहाँ अभी एमिनो एसिड नहीं मिला है, तब इस वजह से ये जो है इसका मतलब कंप्लीट डाइजेशन नहीं हुआ है। फिर बात करते हैं इसके अंदर हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक एंजाइम और भी होता है, प्रोरेनिनिन। प्रोरेनिनिन HCl की प्रेजेंस के अंदर रेनिनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। रेनिनिन जो है वो हमारे दूध के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम में आने वाला प्रोटीन है, सॉरी एंजाइम है। दूध के अंदर देखो एक्चुअल के अंदर कैसीन प्रोटीन होती है, जो रेनिनिन एंजाइम की प्रेजेंस में पैरा कैसीन और वे प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पैरा कैसीन जो है वो कैल्शियम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम पैराकैसिनेट बना लेता है। कैल्शियम पैराकैसिनेट बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है वो दूध का एक प्रेसिपिकेट फॉर्म बनाता है, और प्रेसिपिकेट फॉर्म का मतलब दूध का दही जैसे सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट होना। तो एक और बहुत ही महत्वपूर्ण इसका क्वेश्चन बनता है कि कर्डिंग एंजाइम रेनिनिन, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है कि दूध को दही में कन्वर्ट किया जाता है, वो एंजाइम का नाम बताइए। वो एंजाइम रेनिनिन होता है। अब ये कैल्शियम पैराकैसिनेट जो है वो पेप्सिन जो एक्टिव फॉर्म के अंदर थी उस
पेप्सिन की प्रेजेंस में पेप्टोन यानी कि प्रोटीन का उसका डाइजेशन हो रहा है। यहाँ एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि रेनिनिन जो है वो छोटे बच्चों के अंदर ज़्यादा सिक्रीट होता है स्टमक में, लेकिन अडल्ट में सिक्रीट नहीं होता। लेकिन हमारे दूध का सेवन तो अडल्ट भी करते हैं, लेकिन दूध का अडल्ट के अंदर डाइजेशन किसके द्वारा होता है? उसके लिए जब रेनिनिन बनना बंद हो जाता है तो रेनिनिन जैसा इफेक्ट HCl करना शुरू करता है, यानी कि HCl उस दूध को उसी तरीके से प्रेसिपिकेट करेगा जिस तरीके से रेनिनिन एंजाइम करता है। तो इस तरीके से यहाँ प्रोटीन का बेसिकली स्टमक के अंदर डाइजेशन हो रहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है, स्टमक में मुख्यतः डाइजेशन किसका होता है? वो हमारे, यदि हम बात करें प्रोटीन का डाइजेशन, ये आंसर सही रहेगा। लेकिन गैस्ट्रिक जूस के अंदर एक एंजाइम लाइपेज एंजाइम भी होता है। लाइपेज एंजाइम जो है लिपिड के डाइजेशन के अंदर काम में आता है, लिपिड या फैट के डाइजेशन के अंदर। लेकिन यहाँ पीएच जो है वो कम होने या एसिडिक मीडियम होने के कारण लिपिड का डाइजेशन नहीं होता, क्योंकि लिपिड के डाइजेशन के लिए हमें बेसिक मीडियम चाहिए। तो इस वजह से गैस्ट्रिक लाइपेज हालांकि थोड़ी बहुत मात्रा में डाइजेशन करता है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में नहीं करता। यहाँ जो फूड है अच्छी तरीके से जब डाइजेस्ट हो जाए, लगभग 3-4 घंटे का समय लगता है इस प्रोसेस के अंदर, तो एक सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर यानी कि अर्ध तरल अवस्था में आ जाता है। इस अर्ध तरल अवस्था में स्टमक के अंदर जो भोजन होता है इसे आप कायम कहते हैं। ये भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से क्वेश्चन है। स्टमक में डाइजेशन होने के बाद हम आगे डिस्कशन करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। और स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से जो जुड़ी हुई स्मॉल इंटेस्टाइन का आगे का जो भाग है उसे कहते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम डाइजेशन के रिगार्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रक्चर है। ये यू शेप एक लूप होता है, लगभग 25 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। यहाँ हम इस डायग्राम में जैसे देख रहे हैं कि लीवर से जो गोल ब्लैडर है उस गोल ब्लैडर का जूस यानी कि बाइल जूस है वो, प्लस पेनक्रियाज का जो पेनक्रियाटिक जूस है वो यहाँ इस जगह इस ड्यूडेनम के अंदर आकर मिलता है। ड्यूडेनम में जो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस है उसको एक कॉमन डक्ट की सहायता से, संयुक्त नलिका की सहायता से इस ड्यूडेनम में डाला जाता है। इस डक्ट या नलिका की ओपनिंग पर एक स्पिनिक्चर पाया जाता है। इस स्पिनिक्चर को ओडी स्पिनिक्चर के नाम से जानते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ दो चीज़ महत्वपूर्ण हो रही है ड्यूडेनम के अंदर। एक तो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो डाइजेशन में अपनी भूमिका अदा कर रहा है, दूसरा गोल ब्लैडर से सिक्रीट बाइल जूस। सबसे पहले अपने बाइल जूस के बारे में बात करेंगे। बाइल जूस जो है वो हमारे लिपिड के डाइजेशन के अंदर, लिपिड या फैट के डाइजेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। यहाँ डाइजेशन के रिगार्डिंग ये इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस को करेगा। इमल्सिफिकेशन, जिसे हिंदी में आप पाइसीकरण कहते हैं। इमल्सिफिकेशन फैट के लिए ज़रूरी है, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हो ये लिपिड की एक बड़ी बूंद है। इस लिपिड की बड़ी बूंद को छोटी छोटी बूंदों के अंदर कन्वर्ट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बाइल जूस। मतलब बाइल जूस का इमल्सिफिकेशन प्रोसेस में ये काम होता है कि लिपिड की बड़ी ड्रॉप को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ा जाए ताकि लिपिड का डाइजेशन आसानी से हो सके। क्योंकि यदि लिपिड बड़ी ड्रॉप के रूप में रहता है तब उसकी केवल सरफेस के ऊपर लाइपेज एंजाइम डाइजेशन कर सकेगा, उसके अंदर की तरफ मौजूद लिपिड का डाइजेशन नहीं हो पाएगा। इस वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए लिपिड की छोटी छोटी बूंदों के अंदर टूटना ज़रूरी है। और ये प्रोसेस हमारे
जो बड़ी बूंदों का छोटी बूंदों के अंदर टूटना बाइल साल्ट की हेल्प से या बाइल जूस की हेल्प से, तो ये प्रक्रिया इमल्सिफिकेशन कहलाती है। हम यहाँ देख रहे हैं कि बाइल जूस का मेन उद्देश्य यही है कि भी वो लिपिड के डाइजेशन में अपनी भूमिका अदा करें। अब हम बात करेंगे दूसरा, जो पेनक्रियाटिक जूस है। पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियाटिक ग्लैंड या अग्नाशय ग्रंथि से सिक्रीट होता है। सबसे पहले हम बात करें, ये एल्कलाइन नेचर का जूस होता है जिसकी पीएच 8 से 9 या 8 to 9 होती है। इस डाइजेस्टिव जूस या पेनक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो डाइजेशन से संबंधित सारे फूड का डाइजेशन करने में सक्षम है, जैसे कि प्रोटीन का डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, इसके अलावा लिपिड के डाइजेशन। हमारी जो ड्यूडिनम या ग्रहणी जो भाग है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है कि डाइजेशन का लगभग 60 to 70% जो डाइजेशन है वो हमारे ड्यूडिनम के अंदर ही होता है, और उसमें सबसे महत्वपूर्ण पेनक्रियाटिक जूस का रोल होता है। सबसे पहले बात करेंगे पेनक्रियाटिक जूस, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने इसके संगठन या कंपोजिशन के बारे में देखा, बहुत सारे एंजाइम थे। उन्हीं एंजाइमों के अंदर अपने सबसे पहले बात करेंगे ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रोइलास्टेज। यहाँ ये सारे के सारे जो एंजाइम होते हैं पेनक्रियाटिक जूस के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर होते हैं, लेकिन इनको एक्टिवेट जो है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। हमारे जो ड्यूडिनम के अंदर जैसे ही अनडाइजेस्टेड स्टमक से फूड जब पहुंचता है तो उसकी दीवार से एक हार्मोन सिक्रीट एंजाइम सिक्रीट होता है जिसे आप एंटेरोकाइनेज कहते हैं। एंटेरोकाइनेज जो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर मौजूद ट्रिप्सिनोजन है उसको ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ये ट्रिप्सिन एंजाइम जो है दूसरे अन्य प्रोटीन के पाचन से संबंधित काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज और प्रोइलास्टेज, इनको एक्टिव फॉर्म जैसे कि काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलास्टेज, इसमें ये परिवर्तित कर देगा। ये इन एंजाइमों की एक्टिव फॉर्म है। सारे के सारे एंजाइम जैसे कि ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टिडेज और इलास्टेज भोजन में मौजूद प्रोटीन का डाइजेशन करेंगे, जिसमें प्रोटीन का डाइजेशन होने से एमिनो एसिड, ट्राइपेप्टाइड और डाइपेप्टाइड, यानी कि प्रोटीन का डाइजेशन लगभग यहाँ हो चुका है। कुछ मात्रा के अंदर प्रोटीन का पाचन जो रहता है वो आगे और एंजाइमों की सहायता से हो जाएगा। जैसे कि अभी हम देखेंगे इसमें कि जो हमारे डाइजेशन से प्रोटीन के बचे हुए कुछ अवयव जो अभी पचे नहीं है, यानी कि एमिनो एसिड के रूप में कन्वर्ट नहीं हुए, उसी में देखें बेटा, यहाँ देखें जैसे कि डाईपेप्टिड डाईपेप्टाइड डाईपेप्टाइड डाईपेप्टिडेज एंजाइम की हेल्प से एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि प्रोटीन का लगभग डाइजेशन यहाँ हो चुका है। थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर यदि डाइजेशन रह जाता है तो वो हमारे आगे के स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के रिगार्डिंग। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें जैसे कि एक तो मुख्य रूप से स्टार्च होती है। स्टार्च का एमाइलेज एंजाइम, क्योंकि पेनक्रियाटिक जूस के अंदर एमाइलेज एंजाइम मौजूद होता है, लगभग आधे घंटे के अंदर पूरी की पूरी स्टार्च का डाइजेशन कर दिया जाता है। स्टार्च जो है पेनक्रियाटिक जूस की प्रेजेंस में आधे घंटे में एमाइलेज एंजाइम की प्रेजेंस से डाइसैकेराइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ हम बात करेंगे डाइसैकेराइड की और अलग फॉर्म, जैसे कि माल्टोज। माल्टोज के डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक जूस में माल्टेज एंजाइम होता है, जिसे 2 ग्लूकोज के मोनोसैकेराइड आपको मिलेंगे। इसी तरीके से लैक्टोज जो आपकी डाइसैकेराइड है दूध के अंदर मौजूद होती है, लैक्टेज एंजाइम की प्रेजेंस से ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरीके से शुगर के अंदर मौजूद जो सुक्रोज
सुक्रेज एंजाइम की प्रेजेंस से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट के भी डाइजेशन की प्रोसेस हो चुकी है, यानी कि सिंपल मोनोसेक्राइड के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। यहाँ हम बात करेंगे भोजन के अंदर हमारे न्यूक्लिक एसिड भी होता है। न्यूक्लिक एसिड के रूप में डीएनए और आरएनए जो हमारे भोजन के अंदर मौजूद सेल है या फिर कोई भी जो भोजन है उस अवयव के अंदर डीएनए और आरएनए न्यूक्लियस के अंदर मौजूद रहते हैं। उसके यदि हम संगठन की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। न्यूक्लियोटाइड एक बहुलक या पॉलीमर फॉर्म होती है जो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। न्यूक्लियोसाइड जो है वो न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की प्रेजेंस से शुगर प्लस नाइट्रोजिनस बेस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। हमारे जो न्यूक्लिक एसिड है उसमें शुगर के रूप में हमारे डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है और आरएनए के अंदर कौन सी शुगर पाई जाती है, राइबोज शुगर पाई जाती है। और नाइट्रोजिनस बेस के रूप में अपने प्यूरिन पिरिमिडिन के टाइप अपने देखते हैं। सबसे और महत्वपूर्ण बात यहाँ हम देखेंगे कि जो पैनक्रियाटिक जूस है उसके अंदर लाइपेज एंजाइम जो फैट या लिपिड है, उस फैट या लिपिड के डाइजेशन का काम पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा होता है। पैनक्रियाटिक जूस में मौजूद लाइपेज एंजाइम पीछे से जो आ रही यहाँ इस भाग के अंदर जो हमारे बाइल जूस है उस बाइल जूस से इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस से जो फैट इमल्सिफाइड जो फैट है उस फैट के ऊपर लाइपेज एंजाइम काम करेगा जिससे वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के अंदर उसे तोड़ देगा। यहाँ एक चीज़ महत्वपूर्ण है कि यहाँ कुछ अपने को रासायनिक जो अणु है उन रासायनिक अणुओं की सामान्य आंतरिक संरचना या उसके जो अंदर संगठन में पाए जाने वाली संरचनाएं हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ एक्चुअल के अंदर डाइजेशन की प्रोसेस में देख रहे हो जैसे कि हमारे प्रोटीन की डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर एमिनो एसिड लास्ट प्रोडक्ट बनाए, तो ये हमारे प्रोटीन के निर्माण के लिए काम में आने वाले सबसे सरल अणु होते हैं। इसी तरीके से कार्बोहाइड्रेट के पॉलीमर बहुलक के रूप में स्टार्च का डाइजेशन डाइसैकेराइड और डाइसैकेराइड के बाद में मोनोसैकेराइड के अलग अलग टाइप अपने को मिल गए। तो हमारे चाहे किसी भी फूड प्रोडक्ट को ले लीजिए उसके अंदर मौजूद जो भी कॉम्प्लेक्स जटिल जो रासायनिक अणु हैं उनको सिंपल तरीके से एंजाइमों की हेल्प से तोड़ दिया गया है ताकि उनको शरीर क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। तो एक क्लियर होना चाहिए यहाँ पर अपने को कि भी किस तरीके से ये जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल है इस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। अब बात करेंगे हम हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के अंदर। इलियम पार्ट जिससे इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीट होता है। इंटेस्टाइनल जूस को आप सक्सेस एंटेरिकस के नाम से भी जानते हैं, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड यानी कि क्रिप्ट्स ऑफ लुब्रिकान के द्वारा सिक्रीट होता है। ये म्यूकसी एल्कलाइन फ्लूइड होता है जिसकी पीएच 8 से 9 के बीच में होती है। हालांकि डाइजेशन की प्रोसेस में ड्यूडिनम के अंदर लगभग डाइजेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी यदि थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर डाइजेशन यदि रह जाता है तब हमारे यहाँ इंटेस्टाइनल जूस के अंदर मौजूद एंजाइम सेम वही उसी तरीके से जैसे कि कोई प्रोटीन का अपचित रूप डाई पेप्टाइड के रूप में मौजूद है तो उसको एमिनो एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, माल्टोज को ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा, सुक्रोज को गैलेक्टोज प्लस फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड का कोई डाइजेशन यदि रह जाता है तो उसको लास्ट में हमारे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोसाइड से उनको बेसिक कंपोनेंट उसके शुगर और जो बेस है उसके अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। यदि थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर यदि कोई फैट का डाइजेशन यदि रह जाता है तो उसका भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन के जो इलियम पार्ट है यहाँ पर आते आते फूड का 100% डाइजेशन हो जाता है। यहाँ जो डाइजेस्टेड फूड है उस फूड को एक विशेष नाम दिया जाता है जिसे काइल के नाम से जानते हैं। हमने स्टमक के अंदर डाइजेस्टेड फूड को काइम कहा था, यहाँ हम
स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो सेमी लिक्विड फॉर्म के अंदर मौजूद जो डाइजेस्टेड फूड है उसे हम काइल कहेंगे। बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन तो जो है इसके अंदर हमने जैसे कि स्ट्रक्चर में भी देखा था, इतना कोई विशेष डाइजेशन से संबंधित प्रोसेस नहीं होती। तो यहाँ देखें इसके अंदर नो सिग्निफिकेंट एक्टिव डाइजेशन अकर्स हियर। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिम्बायोटिक बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर बैक्टीरियल एक्शन से डाइजेस्ट करेंगे। इस बैक्टीरियल डाइजेशन की प्रोसेस से कुछ गैसें प्रोड्यूस होती है, इस गैसों से फ्लेटस बनता है। इसके साथ ही यहाँ हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ पर पानी का जो फूड के अंदर मौजूद कंटेंट है या हिस्सा है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है। कुछ दवाइयाँ और कुछ मिनरल्स जो है फूड के अंदर उसका एब्जॉर्प्शन होता है। यदि हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर दीवार से म्यूकस का सिक्रीशन होता है जो यहाँ आए हुए फूड को चिपकने नहीं देता, किसके साथ में, लार्ज इंटेस्टाइन के साथ में, और आसानी से जो है मतलब आगे की तरफ भोजन जो है वो पास हो जाए। यहाँ हम लार्ज इंटेस्टाइन के बाद देखेंगे एक चार्ट देख रहे हैं। इस चार्ट के अंदर जो डाइजेशन की प्रोसेस हुई है उसमें देखो ओरल कैविटी या फेरिंग्स वगैरह उसके अंदर थोड़ी बहुत मात्रा के अंदर जो सलेवरी एमाइलेज है उससे हमारे स्टार्च का डाइजेशन हुआ। स्टमक के अंदर बेसिकली प्रोटीन का डाइजेशन होता है। इसके अलावा जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखो कार्बोहाइड्रेट के सारे डाइजेशन की प्रोसेस हो गई, प्रोटीन के डाइजेशन की प्रोसेस हो गई, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन की प्रोसेस हो गई, इसके अलावा फैट के डाइजेशन की प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ हमारे डाइजेशन की प्रोसेस में सबसे महत्वपूर्ण जो डाइजेशन जो हो रहा है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अलग अलग हिस्सों के अंदर हो रहा है। एक और टॉपिक थोड़ा सा हम देखेंगे जिसमें डाइजेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए विभिन्न प्रकार के एंजाइम जिसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। डाइजेशन से संबंधित जो एंजाइम है उसमें सबसे पहले गैस्ट्रीन, फिर बाद में हम सीसीके या कोलेस्टोकाइनिन, फिर सिक्रेटिनिन और जीआईपी, ये आप एंजाइम देख रहे हो, इनका काम अलग अलग तरीके से हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम गैस्ट्रीन के बारे में। जैसे कि हम स्टमक के डाइजेशन के अंदर चर्चा कर चुके हैं कि गैस्ट्रीन हार्मोन जो है वो स्टमक की दीवार से सिक्रीट होता है। जैसे ही फूड हमारे बोलस के रूप में स्टमक के अंदर आता है तो स्टमक की दीवार से सिक्रेटेड जो गैस्ट्रीन हार्मोन है स्टमक की दीवार के अंदर पैरासिस्टोलिक मूवमेंट को स्टार्ट कर देगा, यानी कि कर्माकुंचन गति को प्रेरित करेगा। एज ए रिजल्ट भोजन को अच्छी तरीके से गैस्ट्रिक जूस के अंदर मिलाया जाता है और मैकेनिकल तरीके से उसको अच्छी तरीके से डाइजेस्ट किया जाता है। तो गैस्ट्रीन हार्मोन का काम जो है वो हमारे स्टमक की दीवार के ऊपर पैरासिस्टोलिक मूवमेंट या स्टमक की दीवार से गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन के अंदर एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। ठीक है, इसके बाद में जो फूड है वो हमारे ड्यूडेनम के अंदर आता है। ड्यूडेनम में जैसे ही फूड आता है तो ड्यूडेनम की दीवार से सिक्रीट हार्मोन सबसे पहले कोलेस्टोकाइनिन हार्मोन जो है वो हमारे ब्लड के थ्रू लीवर के गोल ब्लैडर की दीवार में पहुंचता है और गोल ब्लैडर की दीवार में कॉन्ट्रैक्शन को शुरू करता है। जब गोल ब्लैडर की दीवार में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो बाइल जूस जो है वो हमारे इस ड्यूडेनम के अंदर पहुंचता है। इसी तरीके से ये कोलेस्टोकाइनिन एक और दूसरे हार्मोन के साथ सिक्रेटिनिन के साथ मिलकर पैनक्रियाटिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है और पैनक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन जो है वो ड्यूडेनम के अंदर शुरू हो जाता है। हालांकि जब फूड ड्यूडेनम में आता है तब उस समय स्टमक की एक्टिविटी का कोई रोल नहीं रहता, तो स्टमक के काम को रोकने के लिए ड्यूडेनम की दीवार से गैस्ट्रिक इनहिबिटरी प्रोटीन जीआईपी
एक नेगेटिव रेस्पॉन्स भेजेगा, जिसके कारण स्टमक अपना काम करना बंद कर देगा, अर्थात उसकी दीवार से गैस्ट्रिक जूस का सिक्रीशन क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो इस तरीके से यहाँ स्टमक के काम खत्म होने के बाद किस तरीके से आगे की जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो गोल ब्लैडर जो जुड़ा हुआ है और पेनक्रियाटिक ग्लैंड जो जुड़ी हुई है उसका काम शुरू हो जाता है। यहाँ विभिन्न प्रकार के हार्मोनों से इस तरीके से इसको कंट्रोल किया जाता है। हम बात करेंगे इस टॉपिक के बाद एक और छोटा सा टॉपिक, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन डाइजेशन के बाद होने वाली प्रक्रिया है, अवशोषण हिंदी में कहते हैं इसे। इसको यदि हम थोड़ा सा डिफाइन करें, इट इज ए प्रोसेस बाय विच द एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू द इंटेस्टाइन इनटू ब्लड और लिम्फ। यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उस डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से शरीर के अंदर या ब्लड के अंदर पहुंचा दिया जाता है। एब्जॉर्प्शन जो है वो एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्सों के अंदर अलग अलग तरीके से होता है, लेकिन जो मुख्य एब्जॉर्प्शन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। हम एक एक करके अलग अलग हिस्सों के अंदर एब्जॉर्प्शन या अवशोषण की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले माउथ के बारे में बात करेंगे। माउथ के अंदर एब्जॉर्प्शन डाइजेशन की प्रक्रिया के अंतर्गत बिल्कुल नील मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो फूड है अभी उसके अंदर कोई डाइजेशन हुआ ही नहीं है। लेकिन माउथ जो है उसकी ओरल कैविटी कुछ दवाइयाँ, एल्कोहल को एब्जॉर्ब करने में सक्षम है। इसके अलावा टंग भी जो है, जीभ जो है, उससे भी ये दवाई और एल्कोहल है उसका एब्जॉर्प्शन हो सकता है। यहाँ से फूड जो है पैरासिस्टेलिक मूवमेंट से सीधा स्टमक में जाता है। स्टमक के अंदर जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस है इसमें पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अलावा जो सिंपल डाइजेस्टेड ऑलरेडी पहले से फूड के अंदर मौजूद शुगर है, जैसे कि हमारे ग्लूकोज, उसका एब्जॉर्प्शन सीधा डायरेक्ट हो जाता है। इसके अलावा एल्कोहल का और दवाइयों का एब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे स्टमक के अंदर होता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें आगे स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इलियम में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होगा। इसके लिए वो स्पेसिफाई भी है। स्पेसिफाई किस तरीके से, यहाँ हम थोड़ी सी इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इलियम पार्ट है उसकी स्ट्रक्चर को देख रहे हैं। जैसे कि इनर सरफेस के अंदर यहाँ हमारे को कुछ अंगुली जैसे उभार दिखाई दे रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इसको आप विलाई कहते हैं। इनर सरफेस लगभग 600 टाइम इंक्रीज हो जाता है एब्जॉर्प्शन के लिए, क्योंकि यहाँ अंदर की सरफेस के अंदर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर विलाई पाए जाते हैं। यदि हम विलाई की स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक विलाई है। इस विलाई की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले ऊपर की तरफ एपिथीलियम, अंदर की तरफ जो कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, उस संयोजी ऊतक के अंदर आपको कुछ ब्लड कैपिलरी नेटवर्क दिखाई देगा, जिसमें एक हिस्से से ब्लड इसमें जाता है और दूसरे हिस्से से ब्लड इसके अंदर एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा इस नेटवर्क के बीचों बीच एक ब्लंट या बंद जो है ट्यूब होती है, जिसको हम लैक्टियल डक्ट कहते हैं। ये एक्चुअल में हमारे लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल होती है। इसके अलावा कुछ नर्व फाइबर भी इसके अंदर पाए जाते हैं। लेकिन हम बात करेंगे सबसे पहले इसकी एपिथीलियम। एपिथीलियम की यहाँ जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर देख रहे हैं कि एपिथेलियल सेल की सरफेस के ऊपर आपको बहुत छोटे छोटे और अंगुली नुमा स्ट्रक्चर मिलेगी, जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई जो है वो देखने में जैसे हमारे कंगा है या कुंभ है उसकी संरचना के रूप में नजर आता है। तो इस कंगी नुमा संरचना या कुंभ जैसी स्ट्रक्चर माइक्रोविलाई को हम ब्रेस्ट बॉर्डर के नाम से जानते हैं। तो एज ए रिजल्ट हमारे जो एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया इस एपिथेलियम की माइक्रोविलाई के कारण और ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है। तो यहाँ हमारे जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके की विशेषता के कारण जो फूड है वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सकता है। हम अलग अलग फूड प्रोडक्ट
उनके एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को यहाँ समझेंगे। फूड के अंदर जो है हमारे सबसे पहले सिंपल फूड, डाइजेस्टेड फूड है, उसके अंदर एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन के अंदर देखें कि ये हमारी सेल जो है एपिथेलियम, इस एपिथेलियम से जो डाइजेस्टेड फूड है किस तरीके से ब्लड में या शरीर के अंदर पहुंचेगा। सबसे पहले बात करेंगे अपने, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं ये जो ब्रेस्ट बॉर्डर, इस ब्रेस्ट बॉर्डर के ऊपर कुछ स्पेशल कैरियर मॉलिक्यूल होते हैं कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन के लिए। कैरियर मॉलिक्यूल जो है हमारे कार्बोहाइड्रेट के अंदर, जैसे कि ग्लूकोज, ग्लूकोज के साथ में सोडियम का भी ट्रांसपोर्टेशन एक ही डायरेक्शन के अंदर ये करते हैं। तो ये ग्लूकोज प्लस सोडियम एक साथ यहाँ एपिथेलियल सेल के अंदर चले जाते हैं। ग्लूकोज जो है वो डायरेक्ट जो है ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा एपिथेलियम से, और सोडियम जो है वो सोडियम पोटेशियम पंप की हेल्प से ब्लड के अंदर चला जाता है। यहाँ इस जगह पर एनर्जी का कंजम्पशन होगा, यानी कि एटीपी का उपभोग होगा। तो ये सेकेंडरी प्रकार का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का एग्जाम्पल हो गया। फ्रैक्टोज डायरेक्ट जो है बिना किसी सोडियम आयन के ये डायरेक्ट जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इस तरीके से जो फूड के अंदर मौजूद ग्लूकोज और फ्रैक्टोज यानी कि सिंपल मोनोसेक्राइड है उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। यहाँ से एब्जॉर्ब जो फूड है यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो ब्लड कैपिलरी के अंदर एब्जॉर्ब होती है। फिर बात करते हैं इसके अंदर प्रोटीन। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन कार्बोहाइड्रेट की तरीके से होता है। प्रोटीन के डाइजेशन के अंदर एमिनो एसिड हमें एंड प्रोडक्ट मिलेगा। सेम ऐसे ही कार्बोहाइड्रेट की तरीके से सोडियम के साथ वो एमिनो एसिड एपिथेलियम के अंदर पहुंचेगा, और एपिथेलियम से डायरेक्ट एमिनो एसिड किसके अंदर चला जाता है, ब्लड के अंदर चला जाता है। सोडियम का उसी तरीके से सोडियम पोटेशियम पंप यानी कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट सोडियम को जाना पड़ रहा है, क्योंकि ब्लड के अंदर ऑलरेडी पहले से ही सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन यानी कि एनर्जी को खर्च करते हुए सोडियम ब्लड के अंदर जाएगा। अब बात रहती है कि कई बार ये भी देखने को आया है कि प्रोटीन डाइजेशन के बाद में एमिनो एसिड यदि बल्क अमाउंट बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर कई बार इंटेस्टाइन की एपिथेलियम के पास इकट्ठा हो जाता है, तो इस बहुत ज़्यादा एमिनो एसिड को डायरेक्ट एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस से भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस की अंतर्गत पिनोसाइटोसिस प्रोसेस जो है वो यहाँ एपिथेलियम की दीवार से पिनोसाइटिक वैक्यूल जो है उसमें एमिनो एसिड भरकर सीधा डायरेक्ट ब्लड के अंदर डाल दिया जाएगा। तो दो महत्वपूर्ण बात यहाँ पर देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन जो है उसका एब्जॉर्प्शन एक जैसा ही होता है। दूसरी बात, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के एमिनो एसिड जो है वो अवशोषण की प्रक्रिया के अंदर विलाई की कैपिलरी के अंदर पहुंचते हैं। लास्ट हम बात करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड। लिपिड के एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को थोड़ा सा देखेंगे। ये एक थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हम थोड़ा सा इसके पीछे का रिव्यू, पीछे की जो हिस्ट्री है उसको भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं बड़ी जो फैट की ड्रॉपलेट है, बाइल साल्ट की हेल्प से इमल्सिफिकेशन जिसका होता है, तो वो छोटी छोटी स्ट्रक्चर मिसेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। मिसेल में डाइजेस्टेड फैट स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है वो मौजूद रहती है। यहाँ एपिथेलियम, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से मिसेल के अंदर डाइजेस्टेड जो फैट है उसको साइटोप्लाज्म के अंदर पहुंचा दिया जाता है। साइटोप्लाज्म में मौजूद एपिथेलियम के एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर ये डाइजेस्टेड फैट को रिसीव किया जाता है। यहाँ एसईआर यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर इस फैट के द्वारा कुछ और दूसरी फैट का निर्माण किया जाता है। यानी कि जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर दूसरी फैट के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जो नई फैट सिंथेसाइज हुई है, जो सिंथेसिस फैट है, उसको हम काइलोमाइक्रोन कहेंगे।
ये काइलोमाइक्रोन जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जाएगा और गोल्जी कॉम्प्लेक्स से एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर्ड होते हुए ये काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस की प्रक्रिया से एपिथेलियम की दीवार से बाहर निकल जाता है। एपिथेलियम की दीवार से बाहर जैसे ही ये निकलेगी काइलोमाइक्रोन, ये ब्लड कैपिलरी के नेटवर्क में ले जाकर जो ब्लड कैपिलरी के बीचों बीच मौजूद लैक्टियल डक्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है और इस तरीके से लैक्टियल डक्ट से होते हुए लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फैट है वो एब्जॉर्ब रूप में चली जाती है। हम जानते हैं या आगे भी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आगे के सिस्टम के अंदर, लिम्फेटिक सिस्टम का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो संबंध होता है वो हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से होता है, यानी कि फाइनली जो लिम्फेटिक सिस्टम से एब्जॉर्ब जो फैट है यानी कि अवशोषित जो वसा है वो जाकर रुधिर के अंदर मिल जाती है। यानी कि लिपिड का डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन नहीं होता इंटेस्टाइन के अंदर, इनडायरेक्टली लिम्फेटिक सिस्टम से होता हुआ वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब होगा। इस तरीके से हमने एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस को भी देखा। उम्मीद करता हूँ कि भी आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हालांकि टॉपिक काफ़ी लंबा और लेंथी है, जिसमें काफ़ी जटिलता है और काफ़ी वैरायटी मल्टी डायमेंशनल है, तब इस वजह से समझने में थोड़ा सा इसको और अपने को यदि लगे कि भी प्रयास करना चाहिए तो उसके लिए सुझाव आमंत्रित है। कमेंट ज़रूर कीजिए यदि कोई सुझाव है, यदि पसंद आए तो आप ज़रूर जो है उसका भी कमेंट कीजिए और दूसरों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।